solubility of solid in liquid, and also be brief about the course of the chemistry for CBSE and ISC plus. Today I will explain you solubility of liquid in liquid, in which you learn about the Raoult's law, an important law of this chapter. बट राउल्ट्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इन फर्स्ट ईयर इन द चैप्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों ने वेपर प्रेशर को पढ़ा है, फिर भी यहां पर हम आपको थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। तो बच्चों, आपको एक घटना मालूम होगी, इवेपोरेशन। आपने देखा भी होगा अपने घर में, कहीं भी लिक्विड किसी भी कंटेनर में रखा होगा। वेपर प्रेशर का रिलेशन वेपराइजेशन और इवेपोरेशन से है, और आपको इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको मालूम होगा इवेपोरेशन एक नेचुरल घटना है, ये स्पॉन्टेनियसली होता रहता है, और वेपराइजेशन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। जैसे आप एक बॉटल को लीजिए, क्लोज कंटेनर को लीजिए, और याद रखिएगा वेपर प्रेशर की बात तभी होगी जब आपका कंटेनर क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कंटेनर, वेपर प्रेशर क्लोज्ड कंटेनर में ही लगेगा, ओपन कंटेनर में नहीं लगेगा। इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस change of liquid into vapor at the surface of liquid. Spontaneous change of liquid into vapor at the surface of liquid is called evaporation. It is a natural phenomena. आप एक बॉटल को लीजिए, पानी भर के उसके ढक्कन को बंद कर दीजिए, आप 5-6 घंटे बाद देखोगे उसमें अपने आप पहले वेपर्स इवेपोरेट हुई, और ये फिर वेपर्स आकर के कंडेंस होना शुरू कर देंगे। तो फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर। लिक्विड से वेपर बनना, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, एंड वेपर से लिक्विड बनना, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दूसरी बात, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इवेपोरेशन होता क्यों है? ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फ्री हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तभी तो ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं। दे हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर लूजली बॉन्डेड। जैसे कि आप देखो, अगर यहां का मॉलिक्यूल है तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से लगेगा, बट जो सरफेस का मॉलिक्यूल होगा, लिक्विड सरफेस का मॉलिक्यूल होगा, उसमें केवल डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल लूजली बॉन्डेड है और इजीली क्या करता है, अपनी सरफेस को छोड़ देता है, एस्केप कर जाता है, और इवेपोरेशन की घटना होती है। याद रखिएगा, वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन एट ऑल टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। अब अगर ये क्लोज कंटेनर है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं, तो एक गैसियस फॉर्म में आ रहे हैं, और आपको मालूम है गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये वेपर
मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में आए तो दे एक्सर्ट द प्रेशर, और यही जो प्रेशर लगता है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapor at the pressure exerted by the vapor at the surface of liquid is called vapor pressure। अब दूसरी बात बेटा कि ये तभी बात होगी जब आपका लिक्विड वोलेटाइल होगा। दूसरी बात, आपने लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखा होगा। सवाल यह है कि अगर हमने अलग अलग लिक्विड्स लिए तो क्या उनका वेपर प्रेशर अलग अलग होगा? यस। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर दो बातों पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड पर और टेम्परेचर पर, दो बातों पर। अब आप सोचोगे नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है? लिक्विड के नेचर का मतलब है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। अगर लिक्विड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो बट नेचुरल उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन स्लो होगा, और अगर रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। इट मींस हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लोअर इज द वेपर प्रेशर। फिर से सुनिए, हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लो इज द वेपर प्रेशर। क्लियर? अब जैसे हम बात करें कि हम H2O को ले लें और इथाइल एल्कोहल को ले लें और हमसे कहा जाए कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए H2O और इथाइल एल्कोहल माने C2H5OH में, इन दोनों में से H2O के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जबकि एक C2H5OH मॉलिक्यूल केवल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि C2H5OH ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा इन कंपैरिजन टू H2O। इन कंपैरिजन टू H2O मींस C2H5OH जल्दी उड़ेगा, जल्दी वेपराइज होगा इन कंपैरिजन टू H2O। अब यहीं पर दूसरी चर्चा करते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स या वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल जो इवेपोरेट हो जाए, जो वेपराइज हो जाए। आप जरा सोचिए, आप घर के कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, बॉटल में, किसी में भी आप एक में वेजिटेबल ऑयल रख लीजिए, एक में आप पानी रख लीजिए, आप देखिए पानी में इवेपोरेशन होगा जबकि वेजिटेबल ऑयल में नहीं होगा। तो इसका मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट मींस जो वेपराइज हो, हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो, उसे हम वोलेटाइल बोलेंगे, और जो हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट ना हो, वेपराइज ना हो, उसे हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। अब इसी के साथ साथ लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल। तो लेस वोलेटाइल का मतलब जो कम उड़े और मोर वोलेटाइल का मतलब जो ज्यादा वेपराइज हो। तो लेस वोलेटाइल कौन होगा? जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। तो मोर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेस इज द वोलेटिलिटी। लेस इज द इंटरमॉलिक्यूलर, लेसर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मोर इज द वोलेटिलिटी। तो जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसका वोलेटाइल नेचर कम होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। क्लियर? इसका मतलब H2O और इथाइल अल्कोहल में C2H5OH is more volatile than H2O. Now, how can temperature affect the vapor pressure? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे, जिससे इनका रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, और रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा तो बट नेचुरल है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर बेसिकली दो बातों पर डिपेंड किया, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड, और बहुत क्लियरली याद रखिए नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब हुआ कि लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग है तो लिक्विड कम वोलेटाइल होगा, कम वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, और अगर लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्लियर होना चाहिए आपको। वोलेटाइल का मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाए, वेपराइज हो जाए, और नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ जो हीट को एब्जॉर्ब करके वेपराइज या इवेपोरेट ना हो। जैसे आप चीनी को रख दीजिए, चीनी नहीं उठती है, पानी में चीनी को डालिए और गर्म करिए, आप घर में चाय बनती है तो चाय में से आप देखिए पानी उठता है, चीनी कभी नहीं उठती, नमक खाने से कभी नहीं उठता, पानी उड़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि पानी वोलेटाइल है, शुगर या सॉल्ट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर तो आपको समझ में आ गया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड या अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और लिक्विड्स का वेपर प्रेशर उनके दो नेचर पर डिपेंड करेगा, एक तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, दूसरा कि टेम्परेचर कितना है, कम है या ज्यादा है। नाउ वी टॉक हियर अबाउट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोअरिंग कैसे होगी, जैसे आप देखिए दूध आप एकदम उबाल रहा हो, चीनी डालिए बैठ जाता है, तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग कैसे होगी। अगर हम किसी प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड या सॉल्यूट, कुछ भी आप बोले, मिला दें, तो अभी आप देखो कि लिक्विड की सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सॉलिड मिला दिया, तो क्या होगा, सरफेस पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे और सॉलिड मॉलिक्यूल जो कि सॉल्यूट है मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अब लिक्विड की सरफेस पर अवेलेबिलिटी ऑफ दी वोलेटाइल लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम हो गया, उसकी जगह पर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल्स आ गए। रिजल्ट, आप टेम्परेचर उतना ही दे रहे, हीट उतना ही दे रहे हो, तो क्या रेट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा या ज्यादा? नाउ द रेट ऑफ वेपराइजेशन रिड्यूस कर जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ दी वोलेटाइल लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया, तो रिजल्ट एट सेम टेम्परेचर द रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा, जिससे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर में लोअरिंग कभी होगी जब आप उस लिक्विड में, उस प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऑब्लिक सॉल्यूट मिला दोगे, क्योंकि जब आप किसी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऑब्लिक सॉल्यूट मिलाओगे तो क्या होगा, लिक्विड की सरफेस पर अवेलेबिलिटी ऑफ दी वोलेटाइल लिक्विड मॉलिक्यूल्स घट जाएगी, रिजल्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन घटेगा, और कंक्लूजन क्या होगा कि वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। अब किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर क्यों घटता है, कैसे घटता है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किया था साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट थे वावोस, जिसके नाम पर एक लॉ बना जिसको हम लोग वावोस लॉ बोलते हैं, जो कि एक साइंटिफिक लॉ है, हालांकि आपके कोर्स में ये नहीं है। आप सोचिए, समझिएगा जरा यहाँ पे कि आपका जो प्योर लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो नॉट माने आपको बताया गया होगा कि नॉट माने होता है ये प्योर स्टेट, तो P नॉट ए हियर आप एक बात बहुत क्लियर कर लीजिए
A stand for solvent and B stand for solute। जो सबस्क्रिप्ट A और B यूज होगा, A stand for solvent and B stand for solute। तो P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड PS, S का मतलब सॉल्यूशन, P का मतलब वेपर प्रेशर। तो जब आपने प्योर लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो अब वो सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय PS। तो P नॉट ए क्या है यहां पर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, एंड PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम हो गया, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से डिवाइड कर दें, देन इट बिकम्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट। तो अकॉर्डिंग टू गावोस लॉ, if a non-volatile solid oblique solute is dissolved in a pure liquid, then the vapor pressure of solution lowered with respect to the pure liquid। तो अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, किसी वोलेटाइल लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑब्लिक सॉलिड मिला देंगे तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द वोलेटाइल लिक्विड। मतलब सिंपल सी बात है, आपने पानी लिया, पानी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में मान लीजिए 100 mmHg था। अब आपने उसमें शुगर मिला दिया, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो गया वो हो गया 90 mmHg। तो इसका मतलब हुआ जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से क्या हो गया? कम हो गया। तो ये जो डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो आपने अभी पढ़ा वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस टॉपिक का जो मेन लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ। यहां पर हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में अब पढ़ेंगे। तो राउल्ट्स लॉ जो है वो कहता है कि अगर हम एक सॉल्यूशन तैयार करें, मैंने आपसे पहले कहा कि सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, बट अभी आपको सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 कंपोनेंट्स। तो राउल्ट्स के अकॉर्डिंग if we take 2 or more than 2 volatile components in a solution, so according to Raoult's, the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction in the solution। मतलब अगर आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें बहुत सारे वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, तो राउल्ट्स कहते हैं कि हर एक वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर एग्जाम में आ गया कि राउल्ट्स लॉ को लिखिए, एक्सप्लेन द राउल्ट्स लॉ या स्टेट द राउल्ट्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स partial vapor pressure of a volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction in a solution। तो partial vapor pressure of a volatile component in a solution is directly proportional to its mole fraction
इन अ सॉल्यूशन। माने किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेंपरेचर। चलिए अब हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमने दो वोलेटाइल कंपोनेंट दिया है, A एंड B बोथ आर द वोलेटाइल कंपोनेंट। इसीलिए इनका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होगा। A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में P0 A है और B का वेपर प्रेशर है P0 B व्हेन दे आर इंडिविजुअल इन प्योर स्टेट। A का हमने WA ग्राम लिया है, B का हमने WB ग्राम लिया है। इनके मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो इनका मोल मिल जाएगा। मान लो आपको गिवन है इतना ग्राम A इतना ग्राम B, तो हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। A और B का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ये और ये दिया है आपको, सच एंड सच। आपने दोनों के मास को उनके मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाले। अब जब मोल्स आ गया तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ A और B का, तो उस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स हो गए Na प्लस Nb। Na माने मोल्स ऑफ A, Nb माने मोल्स ऑफ B। तो इस तरह से आपने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चाहे A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन को आप मालूम होना चाहिए, चाय से भी नोट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ चाय, मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट द राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूलेट आपको करना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको कैसे देना है। तो आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स partial vapor pressure of a volatile component is directly proportional to its mole fraction. A solution is prepared by mixing two components A and B, both are the volatile. इन दोनों का मोल्स आपको मालूम है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मालूम है। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A in the solution is directly proportional to mole fraction of A. PA is directly proportional to chi A. अब आपको मालूम होगा कि प्रोपोर्शनलिटी को साइन को रिप्लेस करने के लिए कांस्टेंट लाना होता है। तो हियर PA is equal to P0 A chi। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया जिसको हमने नाम दिया P0 A। अब P0 A कांस्टेंट वैल्यू क्यों है? Why the P0 A is a constant value? क्योंकि जो प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वाटर है H2O, वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट में हमेशा फिक्स रहेगा। अब आप उसमें जो जो सॉल्यूट मिलाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज होगा। इसीलिए ये P0 A कांस्टेंट वैल्यू है, या सिंपल से आप याद रखिए किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एक कांस्टेंट वैल्यू है। दैट्स व्हाई हियर P0 A। नाउ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, PV is proportional to chi V या PV is equal to P0 B chi V। तो यहां पर PV equal to P0 B chi V, ये हो गया आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। नाउ क्लियर? तो आपको यहां मिल गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ
total pressure is equal to sum of partial pressure. So according to Dalton's partial pressure law, total pressure of the solution is equal to the sum of partial pressure. यहां पर आपके दो कंपोनेंट थे ए और बी, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन Pt इक्वल टू हो जाएगा Pa प्लस Pb, माने टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। या Pt इक्वल टू Pa किसके बराबर आपने पढ़ा, P नॉट A चाहिए, Pb किसके बराबर था, P नॉट B चाहिए। अब चूंकि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट और आपने पढ़ा है किसी भी सॉल्यूशन में चाहे जितने कंपोनेंट हो उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, तो चाहे A प्लस चाहे B इक्वल टू 1 या चाहे A इक्वल टू 1 माइनस चाहे B, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ चाहे A इन इक्वेशन थर्ड, तो Pt इक्वल टू क्या मिलेगा, P नॉट A 1 माइनस चाहे B प्लस P नॉट B चाहे B, फिर P टोटल इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A चाहे B प्लस P नॉट B चाहे B। आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर, ये प्लस साइन आ गया और बाद में आपने क्या किया, P टोटल निकल आया इक्वल टू P नॉट A ब्रैकेट में P नॉट B माइनस P नॉट A चाहे B। ये आपके दो इंपॉर्टेंट फार्मूले बन के तैयार हुए जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब यहां पर किस टर्म्स का क्या मतलब है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। P टोटल लिखा जाए, Pt लिखा जाए या Pa, दोनों का मतलब सेम होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। Pa पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन की बात कही जाए तब भी वही होगा। अगर ये कहा जाए वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, तब भी वही बात होगी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, Pb पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, या कहा जाए वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन, तब भी वही बात होगी। P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट है, P नॉट B वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट है। चाहे A और चाहे B, चाहे का मतलब मोल फ्रैक्शन, चाहे A एंड चाहे B मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन, या कहो कि कंपोजिशन ऑफ A एंड B इन द सॉल्यूशन। जैसे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ A एंड B, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B फाइंड आउट करना है। आपसे कहा कि फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन, तो माने आपको Pa फाइंड आउट करना है, प्रेशर ऑफ द B इन द सॉल्यूशन Pb फाइंड आउट करना है, या डायरेक्टली कहे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B फाइंड आउट करना है, तब भी मतलब वही है। अब इसके बाद आपको ये तो हो गया कंपोजिशन इन द सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब आप देखिए कंपोजिशन इन वेपर फेज, इसके लिए y यूज करोगे और यहां पर दो कंपोनेंट हैं तो YA एंड YB यूज करोगे। जरा आप सोचिए कि आपने दो कंपोनेंट लिए हैं A और B, दोनों वेपराइज होंगे। मान लीजिए आपने दोनों के 10-10 मोल लिए थे, 10 में से 6 मोल वेपर में चला गया A का, 4 मोल वेपर में चला गया B का। अब वेपर में दोनों का मोल डिफरेंट हो गया तो मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। सॉल्यूशन में दोनों के 10-10 मोल थे तो मोल फ्रैक्शन अलग था, अब वेपर फेज में मोल अलग हो गए तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए पार्शियल प्रेशर is equal to total pressure into mole fraction। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A
PA इक्वल टू P टोटल इंटू YA। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज YA इक्वल टू PA अपॉन P टोटल, या YA इक्वल टू P नॉट A चाई A अपॉन P टोटल। ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ B in vapor phase YB equal to PV upon P total, या YB equal to P naught B chi B upon P total। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट करने को मिलेगा। अब जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज, तो कंपोजिशन इन वेपर फेज माने मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, जो भी कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज, दैट इज द कंपोजिशन इन द वेपर फेज। क्लियर? अब आप देखिए जो आपने टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, P टोटल इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A चाई B। यहां पर D का मतलब सॉल्यूट से है, या हम B का मतलब सेकंड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इन प्योर स्टेट माने P नॉट A एंड P नॉट B। दूसरी बात, इट आल्सो डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या कह लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड and total vapor pressure of solution is the linear equation of mole fraction of second component, or you say the mole fraction of solute. So this is your Raoult's law for the solution containing volatile components। ये आपका क्लियर हो गया, इस पे फार्मूले हो गए, और अगली क्लास में अगले लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका वो होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरी बात याद रखिए, जो टॉपिक आपको जब पढ़ाए जा रहे हैं उसके आप टॉपिक को स्टडी करिए, उसमें अगर कोई डाउट है तो आप उससे कांटेक्ट करिए, डाउट को क्लियर करिए, न्यूमेरिकल्स करिए, और कंटिन्यू करते साथ साथ चलते रहिए, रुक जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद।